हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एग्ज़ाम रिजल्ट पर। दोस्तों, आज लेकर हम आए हैं आपके लिए क्लास 6th साइंस की चैप्टर। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 6th की साइंस की सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। और इस किताब में क्लास 6th साइंस की किताब में जितने भी चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया हुआ है, उन सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली है। तो दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम यह कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली इससे रिलेटिव वीडियो जो भी होगी इसकी सीधा नोटिफिकेशन, इसका जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आइए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं पहला चैप्टर से। देखिए, पहला चैप्टर है क्लास 6th साइंस का। पहला चैप्टर यहाँ पर है। पहला चैप्टर है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है, यह पहला चैप्टर है। आइए इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न है उस प्रश्न को आज हम पढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। पहला प्रश्न है, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? नहीं, सभी जीव जंतु एक प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। सभी जीव जंतु अलग अलग पदार्थ को भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे मानव चावल, दाल, रोटी, दूध आदि लेते हैं, परंतु गाय घास एवं अनाज खाती है। यानी कहने का मतलब यह है कि सभी जीव जंतु जो है सभी का भोजन अलग अलग होती है। जैसे मानव जो है चावल, दाल, रोटी, दूध आदि लेते हैं, लेकिन गाय जो है यह घास एवं अनाज खाती है। तो सभी जीव जंतु का भोजन अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, 4 पौधे के नाम लिखिए तथा बताइए उनके जीवन से भाग भोजन में उपयोग करते हैं। यानी यहाँ पर लिखा गया है कि 4 पौधे का नाम लिखिए जिससे हम जिसको हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए यहाँ पर क्या दिया है, पौधा का नाम दिया हुआ है और पौधे का भाग दिया हुआ है। ठीक है, खीरा को हम फल के रूप में प्रयोग करके खाते हैं। मूली को जड़, पौधे का भाग क्या होता है, जड़ होता है। ठीक है, पालक में तना एवं पत्तियाँ होती है। पालक में क्या होता है, तना एवं पत्तियाँ। सरसों में बीज होता है। सरसों में क्या होती है, बीज होती है। सोयाबीन में भी क्या होती है, बीज होती है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों को बताइए। देखिए, 4 जंतु का नाम क्या है, जंतु है और उससे क्या उत्पाद होती है वो दिया हुआ है। जैसे गाय, तो गाय से क्या मिलती है मुझे, दूध। ठीक है, गाय से दूध की प्राप्ति होती है। ठीक है, मछली से मुझे क्या प्राप्त होती है, मांस प्राप्त होती है। ठीक है, बकरी से मांस और दूध दोनों की प्राप्ति होती है। बकरी से मांस और दूध दोनों की प्राप्ति होती है। ठीक है, और मुर्गी से मुझे अंडा भी मिलती है और मांस भी मिलती है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, मिलान कीजिए। मिलान करने वाला है, चलिए क्या है देखते हैं। मिलान करने वाला, शाकाहारी, कॉलम 1 और कॉलम 2 2 कॉलम दिया हुआ है और इसमें हमको मिलान करना है कि शाकाहारी में कौन सा चीज़ आते हैं। शाकाहारी में यहाँ पर होगा पादप एवं पादप उत्पाद। ठीक है, ये शाकाहारी में आते हैं। जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं ये शाकाहारी होते हैं। तो यहाँ पर क का हो जाएगा घ। शाकाहारी में कौन आएगा, देखिए यहाँ पर हम इसका आंसर भी दिए हुए हैं। शाकाहारी में कौन आ जाएगा, शाकाहारी में पादप एवं पादप उत्पाद आएगा। यानी क का क्या आंसर मिलान होगा, घ होगा। ठीक है, शेर और बाघ, देखिए शेर और बाघ जो है यह मांसाहारी है। ठीक है, क्या है, मांसाहारी है। तो इसका ख का मिलान होगा
क होगा, ख का क्या होगा, क होगा। शेर क्या होता है, शेर और बाघ ये मांसाहारी जंतु है, ठीक है। अब ग देखिए, ग है दूध एवं अंडा मांस, ये क्या है, तो दूध अंडा मांस जो है यह है जंतु उत्पाद, ठीक है, जंतु उत्पाद। जैसे दूध जो है गाय देती है, अंडा जो है मुर्गी देती है, मांस जो है ये मुर्गी और बकरी दोनों देती है, तो ये क्या है, जंतु उत्पाद है, ठीक है। तो ग का हो जाएगा ख, ठीक है, ग का क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा यहाँ पर। और घ है शहद। देखिए शहद जो है ना, यह मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होते हैं, ठीक है। शहद किससे प्राप्त होते हैं, मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होते हैं। तो घ का हो जाएगा, मिलान करने में से क्या हो जाएगा, घ का हो जाएगा ग, ठीक है। घ का क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा मिलान करने से, ठीक है। अब यहाँ पर भरने वाला है, खाली स्थान को भरने वाला प्रश्न दिया हुआ है, खाली स्थान को पूर्ति करना है शब्दों से। तो आइए देखते हैं क, यहाँ पर क में दिया हुआ है हमें शक्कर से डैश की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हमें शक्कर डैश से प्राप्ति होती है, तो शक्कर जो है ना यह गन्ना से प्राप्त होती है। शक्कर किससे प्राप्त होती है, तो गन्ने से प्राप्त होती है शक्कर, ठीक है। तो इसमें क्या ऑप्शन भरा जाएगा, इसमें भरा जाएगा गन्ना, ठीक है, क्या भरा जाएगा, गन्ना। दूसरा है बंदर। बंदर डैश जंतु है। देखिए बंदर जो है ना यह कौन सा जंतु है, बंदर, बंदर जो है ना यह शाकाहारी जंतु है, ठीक है। क्या है, शाकाहारी जंतु है, ठीक है। बंदर क्या है, शाकाहारी जंतु है, ठीक है। यानी बंदर जो है ना ये फल फूल ही खाते हैं, इसलिए शाकाहारी जंतु है बंदर। अब ग की तरफ चलते हैं। ग है भोजन से हमें डैश मिलती है। देखिए भोजन करने से हमें क्या मिलती है, हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक है। हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है भोजन करने से। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा। क्या भराएगा, ऊर्जा भरा जाएगा, ठीक है, खाली स्थान पर। यानी हमें भोजन करने से क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ठीक है। तो हो जाएगा इसका आंसर ऊर्जा, जिसका आंसर हम यहाँ पर नीचे दिए हुए आप देख सकते हैं। जो ऊपर जो प्रश्न दिया हुआ है वो सभी का आंसर हम नीचे दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। जैसे गन्ना हो गया फर्स्ट में, दूसरा शाकाहारी हो जाता है, तीसरा ऊर्जा होता है, यानी भोजन करने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है, ठीक है, ऊर्जा। और यहाँ पर प्रश्न घ है मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु है। तो यहाँ पर आंसर इसका नीचे दिया हुआ है कि मनुष्य एवं तिलचट्टा जो होता है ना सर्वाहारी है, यानी सब कुछ खाता है, ठीक है। सर्वाहारी कहने का मतलब है जो सब कुछ खाता हो उसको कहते हैं सर्वाहारी। तो मनुष्य एवं तिलचट्टे जो है ये सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं, यानी मनुष्य एवं तिलचट्टा सर्वाहारी है। बस इतना बात है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते। प्रश्न नंबर यहाँ पर 6 था, सॉरी 6 की तरफ चलते, प्रश्न 5 था, अब आगे हम प्रश्न 6 की तरफ, ठीक है। प्रश्न 6 भी है, यह भी है, यहाँ भरने वाला है, ठीक है, भरने वाला है। यहाँ पर क है बाघ एक डैश है क्योंकि यह केवल मांस खाता है। देखिए जो मांस खाता है उसको कहते हैं मांसाहारी, जो मांस खाता है उसको कहते हैं मांसाहारी। तो बाघ जो है ना मांस खाता है, इसलिए यह क्या है, मांसाहारी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, मांसाहारी भरा जाएगा। इसका आंसर हम नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क का क्या हो जाएगा, मांसाहारी हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरा ख देखते हैं। ख है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है और इसलिए इसे डैश कहते हैं। देखिए हिरण जो है ना वो केवल घास खाता है, ठीक है, यानी पौधे की पत्तियां घास वगैरह खाती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। तो हिरण जो है यह क्या है, शाकाहारी है, ठीक है, शाकाहारी है, क्योंकि यह सिर्फ पादप ही खाते हैं, ठीक है। यह क्या खाता है, सिर्फ पादप खाता है, ठीक है, तो इसलिए यह क्या है, शाकाहारी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग देखते हैं। ग है तोता केवल डैश उत्पाद खाता है। देखिए तोता जो होता है यह जो है यह क्या खाता है, यह भी सिर्फ पादप उत्पाद ही खाता है, ठीक है। जैसे चना मटर ये सब जो है ना तोता खाता है, मिर्च जो है ये सब तोता खाता है। तो तोता डैश उत्पाद केवल खाता है, तो पादप उत्पाद ही खाता है। तो क्या भरा जाएगा इसमें, पादप, क्या भरा जाएगा, पादप भराएगा, ठीक है। इसका आंसर हम नीचे दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके।
पादप हो जाएगा, ठीक है, पादप हो जाएगा। अब क्वेश्चन घ है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन घ है, यहाँ पर घ क्वेश्चन है दिया हुआ, देखिए घ है, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। देखिए, जो डैश हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस या बकरी से प्राप्त होती है, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो गाय, भैंस और बकरी से हम क्या पीते हैं? क्या पीते हैं भाई? दूध पीते हैं। गाय हुआ, बकरी हुआ, भैंस हुआ, इन सभी चीज़ों से हमें दूध की प्राप्ति होती है, इसलिए जो हमें डैश, जिससे हम डैश पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस, बकरी से प्राप्त होता है, इसलिए यह जंतु उत्पाद क्या है? दूध है, ठीक है। क्या होगा? दूध है, ठीक है। गाय हुआ, भैंस हुआ, बकरी हुआ, इन सभी जंतु से हमें दूध की प्राप्ति होती है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन में भरा जाएगा दूध हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है प्रश्न 7, कॉलम 1 में दिए गए खाद्य पदार्थ का मिलान कॉलम 2 से कीजिए, ठीक है। चलिए करते हैं। एक तरफ कॉलम 1 दिया हुआ है और दूसरे तरफ कॉलम 2 दिया हुआ है, मिलान करना है। कॉलम 1 से कॉलम 2 को मिलान करना है, ठीक है। पहला दिया हुआ है दूध, दही, पनीर, घी, ये सब क्या है? देखिए, दूध हुआ, दही हुआ, पनीर हुआ, घी हुआ, ये सभी जंतु उत्पाद है। क्या है? जंतु उत्पाद है, ठीक है। दूसरा है पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब क्या है? ये सब है पादप एवं पादप उत्पाद खाद है, ठीक, खाते हैं, ठीक है। शेर एवं बाघ, तो शेर एवं बाघ जो होता है यह दूसरे जंतु को खाते हैं, ठीक है। शाकाहारी, देखिए पालक, फूल गोभी, गाजर, ये सब सब्जियां है, ठीक है, ये सब सब्जियां होती है, ठीक है। शेर एवं बाघ ये दूसरे जंतु को खाते हैं। और शाकाहारी, तो शाकाहारी के अंतर्गत आता है पादप एवं पादप उत्पाद, ठीक है, ये शाकाहारी होता है। जैसे पेड़ पौधे हुआ, तो पेड़ पौधे शाकाहारी है, ठीक है। तो शाकाहारी पादप एवं पादप जो उत्पाद खाता है वो है शाकाहारी, ठीक है। जैसे गाय, ठीक है, गाय जो है ना ये शाकाहारी के अंतर्गत आता है। तो शाकाहारी में पादप, पेड़ पौधा हुआ, और गाय, ये सब क्या है? शाकाहारी है, ठीक है। क्योंकि ये सब केवल क्या खाता है? पादप एवं पादप उत्पाद खाता है, ठीक है। चलिए, अब इसका आंसर भी दिया हुआ है नीचे, आप देख सकते हैं। जो मिलान करने वाला था, 1 का घ हो जाएगा, 2 का ग हो जाएगा, 3 का क हो जाएगा, 4 का ख हो जाएगा, जो कि आपको हम ऊपर बता भी दिए हैं, ठीक है। इसका आंसर हम नीचे दिए हुए हैं। अब यहाँ पर इस किताब का जो भी क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हम पढ़ लिए। अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ कि क्या आपके आसपास के सभी व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है या नहीं, या क्यों नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं, तो ये सब मुझे हमारे पढ़ने की उतना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परीक्षा के व्यू से ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब सब्जेक्टिव के अंतर्गत है, ठीक है। तो इस पार्ट में जितने भी दिया हुआ था प्रश्न, ऑब्जेक्टिव हो, मिलान करने वाला हो या भरने वाला हो, सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं चैप्टर 2 की तरफ। चलिए, चैप्टर 2 है, क्या है इसको देखते हैं। चैप्टर 2 में आता है भोजन में क्या क्या है। अब चैप्टर 2 यहाँ पर है कि चैप्टर 2 है भोजन में क्या क्या है। पाठ का नाम है भोजन में क्या क्या है। यह क्लास 6 ACERT बुक का साइंस का चैप्टर है। पाठ 2 भोजन में क्या क्या है। चलिए पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है, देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपके सामने यह रहा। पहला क्वेश्चन है कि भोजन में क्या क्या है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कि आलू में उपस्थित होता है। देखिए आलू में जो है यह मंड उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है? मंड उपस्थित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा मंड। इसका ऑप्शन क इसका राइट आंसर हो जाएगा मंड, ठीक है। दूसरा की प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आपके सामने कह रहा है कि घेंघा रोग किसकी कमी से होती है। तो घेंघा रोग जो है यह ऑप्शन दिया हुआ है विटामिन सी, कैल्शियम, आयोडीन, फास्फोरस। आप जानते हैं कि घेंघा रोग जो है यह
आयोडीन की कमी से होने वाली एक बीमारी है, ठीक है। आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है घेंघा। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है मनुष्य में? तो घेंघा रोग होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घेंघा। घेंघा रोग किसके कारण से किसकी कमी से होती है? तो आयोडीन की कमी से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है रुक्षांश के मुख्य स्रोत है। तो रुक्षांश के मुख्य स्रोत यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है चावल, देख सकते हैं चावल है, ख में बेसन है, ग में जल है और घ में ताज़े फल और सब्जियां है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा जल, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है आपके सामने कि भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने पर खाद्य पदार्थों का रंग बदल जाता है। तो क्या कारण है बदलने? तो बदलता है तो किस रंग में बदलता है? नीला, काला, नीला या काला, इनमें से कोई नहीं। तो भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल की कुछ बूंदें मिलाने से खाद्य पदार्थ का रंग जो है यह बदलता है। किस रंग में? यह बदलता है नीला या काला रंग में। नीला या काला इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला या काला हो जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं? भोजन में मंड परीक्षण के दौरान टिंचर आयोडीन के हल्के घोल के कुछ बूंदें मिलाने से खाद्य पदार्थों का रंग जो है यह नीला या काला में बदल जाता है, ठीक है। समझ रहे हैं? चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 है मिलान करने वाला। चलिए पढ़ते हैं। विटामिन ए, देखिए तो विटामिन ए जो है, तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है? कौन सा बीमारी होती है? आप जानते हैं, शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता, यानी इसको कहते हैं रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है, ठीक है। तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होती है। तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? दृष्टिहीनता, जिसको हम रतौंधी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ए का मिलान करना है तो ए का हो जाएगा अंग। ए का क्या हो जाएगा? अंग। अब दू देखिए, दू क्या कहता है? दू कहता है विटामिन बी। तो विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, ठीक है। बेरी विटामिन बी की कमी से बेरी नामक बीमारी होती है, ठीक है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है भाई? तो विटामिन डी की कमी से जो है यह रिकेट्स होती है। क्या होती है? रिकेट्स। और विटामिन डी जो है मुझे मुफ्त मिलता है सूरज की प्रकाश से, ठीक है। सूरज की प्रकाश में विटामिन डी होती है, ठीक है। तो विटामिन डी की कमी से जो है ना रिकेट्स नामक बीमारी होती है, ठीक है। और आयोडीन की कमी, लास्ट है आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से अभी जस्ट ऊपर पढ़ रहे हैं हम लोग कि आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है। तो यहाँ पर आयोडीन जो है यह क्या हो जाएगा? घेंघा रोग। आयोडीन की कमी से घेंघा नामक बीमारी होती है। तो सब कुछ हम मिला लिए। विटामिन ए हो जाएगा दृष्टिहीनता। विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता यानी रतौंधी होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी होती है, बेरी रोग होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होती है और आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं यहाँ से प्रश्न कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आप इसे याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर देखिए नीचे आंसर भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं स्क्रॉल करके, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम अब पढ़ लिए हैं। नीचे ये सब कुछ नहीं है, ये सब मिलान करने वाला है, सही गलत का ये कथन चुनने वाला है, जो हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली ये किताब है, तो किताब में जो
इम्पोर्टेंट दिया हुआ है उसी को मुझे पढ़ना है, क्योंकि ये किताब ही है, किताब का ही क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, पूरा किताब ही है, इसको समझिए तो पूरा किताब ही है। ठीक है, तो जो इसमें मुख्य जो प्रश्न था दिया हुआ है, जो परीक्षाएं पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को ही हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चैप्टर 2 समाप्त हुआ। अब चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ। आइए आगे चैप्टर 3 पर हम लोग। चैप्टर 3 है यहाँ पर तंतु से वस्त्र तक, पाठ 3 क्लास 6 ACERT पाठ 3। पाठ का नाम है वस्त्र, तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र तक। आइए इस चैप्टर में क्या है पढ़ते हैं इस चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। पाठ का नाम है तंतु से वस्त्र तक। ठीक है, आइए पहला ही प्रश्न है दिया हुआ है, पहला ही प्रश्न है प्राकृतिक तंतु। तो प्राकृतिक तंतु में ऊन होता है, रुई होता है, रेशम होता है तथा पटसन होता है, ये सभी प्राकृतिक तंतु है। संश्लेषित तंतु जो है, संश्लेषित कहने का मतलब जिसको मानव ने बनाया हो, जिसको आदमी ने मशीन से बनाया हो, तो इसको कहते हैं संश्लेषित तंतु। जैसे नायलॉन और पॉलिस्टर, ये क्या है, संश्लेषित तंतु है। लेकिन रुई हुआ, ऊन हुआ, रेशम हुआ, पटसन हुआ, ये सभी प्राकृतिक तंतु है। समझ गए होंगे। चलिए यहाँ पर है सत्य और असत्य को उल्लेख करना है भाई। क्या है, तंतुओं से धागा बनता है। दूसरा है कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है। तीसरा है जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। चौथा है रुई से बिनौल हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। और अंगा है लोगों की बुनाई से वस्त्र का एक टुकड़ा बनता है। छः है रेशम तंतु किसी पादप के तने से प्राप्त होते हैं। 6 है पॉलिस्टर एक प्राकृतिक तंतु है। तो यहाँ पर देखिए पहला यहाँ दिया हुआ है, सत्य असत्य को चुनना है मुझे। तंतुओं से तागा बनता है, यस। कताई वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। इसका नीचे आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। कताई जो है वस्त्र निर्माण की एक प्रक्रिया है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सत्य है। जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, नहीं गलत। जूट नारियल दोनों अलग अलग चीज़ होती है। ठीक है, जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है, ये क्या होगा इसका, देखिए आंसर, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। जूट और नारियल का आवरण बाहरी होता है, सही बात है। जूट नारियल देखे होंगे ना, नारियल का जो आवरण होता है ना वो बाहर की तरफ होती है, और नारियल का जो है ना वो बीज, नारियल जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। उसका जो साइड जो बाहर से जो आवरण होती है, और उसका नारियल उसके अंदर में होता है। ठीक है, जूट का भी देखिएगा, तो जूट जो है ना ऊपर से ताना रहता है और उसके अंदर जूट रहता है। ठीक है, तो बाहरी आवरण होता है जूट का भी और नारियल दोनों का। ठीक है, ये सत्य हो जाएगा। घ जो है, घ है रुई से बिनौले बीज हटाने की प्रक्रिया को ओटना कहते हैं। तो ये क्या है, ये क्या है, सत्य या असत्य है। ये सत्य असत्य उतना पढ़ना है हम लोग के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये सब परीक्षा में दिया नहीं जाता। ये सब किताब का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किताब पढ़ते तो पता चलता है कि इसमें कौन सत्य है कौन असत्य है। ऐसे तो हम बता देंगे, लेकिन आपको उतना समझ में नहीं आएगा, और ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, तो इसको हम छोड़ ही देते हैं। सत्य असत्य सब पूछा नहीं जाता है परीक्षा में। एक भरने वाला है क्वेश्चन नंबर 3, इसको देख लीजिए। ये पूरा किताब ही है भाई, ये किताब ही लेकर आया हूँ आपके सामने। चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है वो सभी चैप्टर वाइज क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। चलिए ये मिलाने वाला क्या है इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। डैश और डैश से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो यहाँ पर है रुई और जूट से पादप तंतु प्राप्त किया जाता है। ख में है डैश और डैश जंतु तंतु है, डैश और डैश जंतु तंतु है, तो इसमें क्या हो जाएगा, रेशम और ऊन। ठीक है, रेशम और ऊन जो है ना यह जंतु से प्राप्त होता है। ठीक है, जंतु से प्राप्त होता है। रेशम जो है ना वो रेशम का एक कीड़ा होता है। ठीक है,
तो रेशम की कीड़ा से मुझे क्या प्राप्त होता है? रेशम, ठीक है। और ऊन जो है यह एक खास प्रकार की जो बकरियां होती है उससे, या भेड़ हुआ, उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये दोनों क्या है? यह ऊन, रेशम और ऊन जो है यह जंतु निर्मित तंतु है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर सही विकल्प को चुनना है। तो वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतु से प्राप्त होते कहलाते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? यह कहलाता है प्राकृतिक तंतु, ठीक है। वैसे वस्त्र के तंतु जो पौधे एवं जंतुओं से प्राप्त होते हैं, तो पौधे एवं जंतु से प्राप्त होने वाले वस्त्र के तंतु को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं, ठीक है, प्राकृतिक तंतु कहते हैं। दूसरा है, यहाँ पर ख है, ठीक है, वो क था, यहाँ ख है कि मानव निर्मित तंतु है। तो मानव निर्मित तंतु पॉलिस्टर और नायलॉन है। क्या है? पॉलिस्टर भी है और नायलॉन भी है, ठीक है। एक्रिलिक ये है या नहीं है? उपयुक्त सभी ये भी होगा, ठीक है। एक्रिलिक भी है, नायलॉन भी है और पॉलिस्टर भी है। ये सभी मानव निर्मित तंतु है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ गया क्वेश्चन। बिहार के निम्न जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है। कहाँ पर उगाया जाता है? ऑप्शन में दिया कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, उपयुक्त सभी। तो बिहार के किन जिलों में जूट अधिक उगाया जाता है? तो बिहार का कटिहार में भी होता है जूट, मधेपुरा में भी होता है, सहरसा में भी होता है। तो इस तरह से उपयुक्त सभी होगा इसका आंसर, ठीक है। बिहार के कटिहार में भी जूट होता है, मधेपुरा में भी जूट होता है और सहरसा में भी जूट होता है। तो इस तरह से दिया हुआ ऑप्शन में इसका उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर है घ नंबर क्वेश्चन है। घ नंबर, रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन में दिया कताई, बुनाई, धुलाई। तो रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया जो है यह क्या कहलाती है? कताई कहलाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? कताई, ठीक है। रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पर अंग नंबर क्वेश्चन है। ये सभी किताब का क्वेश्चन है, ठीक है। इसलिए क ख ग घ अंग आ रहा है, क्योंकि किताब में जो ऑप्शन दिया हुआ है उसी के अनुसार हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये कुछ मैं अपना से बनाकर लेकर नहीं आया हूँ क्वेश्चन। ये सभी किताबी क्वेश्चन है और किताब ही उठा कर लेकर आया हूँ आपके सामने आज, ताकि एक भी प्रश्न आपको बचे नहीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बुनाई एवं बधाई, बुनाई एवं बधाई, सॉरी ये तो पढ़ लिए हम लोग। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं, प्रश्न 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 5 क्या कह रहा है? रुई तथा जूट, जूट जिसको हम पटसन कहते हैं, पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? तो रुई तथा जूट, ये पटसन जो है ना पादप के तने से प्राप्त होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि नारियल के तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये सब तो ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत नहीं, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो नारियल के तंतु से बनने वाली 2 वस्तुओं का नाम चटाई और रस्सी होता है। देखते हैं ना कि चटाई जो होता है और रस्सी जो होता है ये नारियल से बने होते हैं, ठीक है। तो इस पार्ट में जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो दिया हुआ था वो सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए हैं, और जो भी नीचे दिया हुआ है ये सब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है मुझे, क्योंकि ये किताब है, ठीक है। तो किताब में जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो इसमें जो इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था वो सभी क्वेश्चन को हम पढ़ लिए। अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 4 देखिए आपके सामने है। चैप्टर 4 है विभिन्न प्रकार के पदार्थ। विभिन्न प्रकार के पदार्थ, आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर के जो दिया हुआ प्रश्न है। प्रश्न को विभिन्न प्रकार के पदार्थ चैप्टर का नाम है। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जल में चीनी डैश है। जल में चीनी क्या है? आप जानते हैं कि जल में जब चीनी मिलाते हैं तो जल में चीनी जो है ना पूरी तरह से मिल जाता है, मिक्स हो जाता है। तो जल में चीनी क्या है? विलय है। क्या है? विलय है। इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। जल में चीनी क्या है? विलय है। क्या है? विलय है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन में क्या भरा जाएगा? विलय भरा जाएगा। जल में चीनी क्या है? विलय है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 देखते हैं। डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है। अब देखिए, एक होता है पारदर्शी, एक होता है अपारदर्शी और एक होता है पारभासी। और आइए देखते हैं तीनों को क्या क्या है। ये तीनों में क्या अंतर है? पारदर्शी में क्या अंतर है? अपारदर्शी में क्या अंतर है? पारभासी में क्या अंतर है? देखिए, पारदर्शी किसको कहते हैं? वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से आर पार कर जाए, ठीक है, उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। जैसे में पारदर्शी पदार्थ में हो गया आपका शीशा। तो शीशे से जो है ना प्रकाश आसानी से आर पार हो जाती है, तो यह पारदर्शी पदार्थ होगा। ठीक है। अपारदर्शी पदार्थ, वैसे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार न हो, उसको कहते हैं अपारदर्शी पदार्थ। जैसे ईंट हुआ, ईंट से प्रकाश आर पार नहीं हो सकता है। लकड़ी हुआ, इससे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये सभी जो है यह अपारदर्शी पदार्थ का उदाहरण है। ठीक है। और तीसरा है पारभासी। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की आंशिक मात्रा ही आर पार हो, उसको कहते हैं पारभासी। जैसे घिसा हुआ कांच का टुकड़ा और तेल लगा हुआ कागज, ये दोनों जो है पारभासी है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। डैश पदार्थ से होकर प्रकाश अंशतः पार करता है, तो पारभासी पदार्थ से होकर प्रकाश जो है अंशतः पार करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पारभासी। ठीक है, पारभासी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 लिखा गया एक ही जगह, लेकिन ये 3 होगा, इसको करेक्शन कर लेना है, ये 3 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ गैसें जल में डैश विलय है। तो कुछ गैस जो है जल में क्या है? विलय है। क्या है? विलय है। कुछ गैस जो होता है जल में विलय होता है। जैसे जल में विलय गैस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गैस जो है यह जल में मिले होते हैं। तभी तो पानी में रहने वाली मछलियाँ को ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? जल से मिलती है, क्योंकि जल में क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन मिला हुआ है। ठीक है। तो कुछ गैस जो होता है वह जल में विलय होता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कुछ पदार्थ ठंडे पानी में और गर्म पानी में डैश जल्दी घुलते हैं। देखिए, कुछ पदार्थ ठंडे पानी में देर से, ठीक है, और गर्म पानी में जल्दी घुलते हैं। ठीक है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ठंडे पानी में देर से घुलते हैं और गर्म पानी में जल्दी घुल जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ मिलान करने वाला है। चलिए मिलान करने वाला मिलान कर लेते हैं। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ विलय, तो विलय में कौन कौन चीज़ आता है? नमक और चीनी। नमक और चीनी ये दोनों पानी में विलय है। ठीक है। तो विलय में आ जाएगा नमक और चीनी। अविलय में क्या क्या चीज़ आ जाएगा? तो अविलय में लोहा और रेत, ये दोनों क्या है? अविलय है, क्योंकि इसको कहीं भी रखिएगा, पानी में रखिएगा तो ये गलता उलता नहीं है। ठीक है, इसलिए यह क्या है? अविलय है। रेत हुआ, जो बालू हुआ, ये सब गलता है, पत्थर हुआ, ये सब गलता है नहीं ना। तो ये सब क्या है? अविलय पदार्थ का उदाहरण है। तीसरा है घोलक या विलायक। तो घोलक और विलायक में क्या आता है? तो देखिए, घोलक और विलायक में जल आता है। जिसमें जो चीज़ मिल जाता है उसको विलय कहते हैं, हाँ, और जिसमें जो चीज़ को मिलाया जाता है उसको कहते हैं विलायक। तो घोल और विलायक जो होता है ना, जल होता है। ठीक है, जल।
चमकने वाले पदार्थ, तो चमकने वाले पदार्थ में आ जाएगा आपका धातु, ठीक है, धातु। जैसे आयोडीन जो होता है ना, आयोडीन जो होता है यह चमकीला क्या है, धातु है, ठीक है। अब है जल में विलीन वाली गैस, तो अभी जस्ट आपको बोले हैं कि जल में विलीन होने वाली गैस क्या है, ऑक्सीजन है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑक्सीजन। और स्पष्ट हो रही है, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, चलिए। और इसका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं। 1 का क हो जाएगा, 2 का घ हो जाएगा, 3 का अंग, 4 का ख, 5 का ग। आप स्क्रॉल करके आप मिला लीजिएगा, पढ़ना हो तो आप पढ़ते रहिए इसे आगे ऊपर नीचे करके। अब यहाँ पर आ गया है प्रश्न 3। प्रश्न 3 आ गया है, निम्न वाक्यों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए बढ़िए खाली स्थान को। पहला क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं डैश पदार्थ कहलाते हैं। देखिए, वैसे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं उसको कहते हैं कोमल पदार्थ। क्या कहते हैं, कोमल पदार्थ। कठोर पदार्थ में जैसे ग्रेनाइट हुआ, तो ये कठोर पदार्थ होता है, ठीक है। हीरा हुआ, ये सब कठोर पदार्थ है। ये सब को आसानी से हम ना दबा सकते हैं ना इसको खरोच सकते हैं, ठीक है। शीशा, शीशा कोमल होता है, उस पर खरोच कीजिएगा ना तो उस पर उसको खरोचिएगा तो उस पर क्या हो जाता है, उस पर दाग धब्बा आ जाती है, ठीक है। तो वे पदार्थ जो आसानी से दबाए या खरोचे जा सकते हैं उसको कहते हैं कोमल पदार्थ, ठीक है, कोमल पदार्थ कहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमारे हाथ में तैलीय, पेंट या अलकतरा लग जाता है जो इसे हम डैश से साफ करते हैं। देखिए, पेंट करते समय यदि हमारे हाथ में पेंट या अलकतरा जब लग जाता है तो इसको हम किरोसिन तेल से साफ़ करते हैं, किरोसिन तेल से साफ़ करते हैं, ठीक है। किरोसिन या तेल से साफ़ करते हैं, जल से साफ़ नहीं होता है। जल से साफ़ करने पर क्या होता है कि जल में जो होता है ना अलकतरा, जो क्या बोलते हैं, जो तेलीय पदार्थ होता है वो जल के ऊपर तैरने लगता है, तो वो जल्दी साफ़ नहीं होता है जल से साफ़ करने पर, अलकतरा हो या पेंट हो। तो अलकतरा हो या पेंट, इसको साफ़ करने के जब हाथ में लग जाएगा तो इसको साफ़ करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, किरोसिन या तेल को। तो इसका आंसर हो जाएगा इसमें किरोसिन या तेल, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है। अभी जस्ट ऊपर हम वही पढ़ा कर आ रहे हैं कि वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश आसानी से आर पार हो, जिसको हम आसानी से देखा जा सकता है, जिसको आसानी से देख सकते हैं, उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है डैश कहलाते हैं। तो वे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को नहीं देखा जा सकता है उसको कहते हैं अपारदर्शी। क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। चलते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर यहाँ पर है दिया हुआ। 5वां नंबर है, पानी में तैरने वाली वस्तुएं डैश तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं डैश होती है। देखिए, पानी में तैरने वाली वस्तुएं हल्की होती है। जो वस्तुएं हल्की होता है वो पानी में तैरने लगता है। जैसे बर्फ़ का टुकड़ा जब डालते हैं पानी में तो बर्फ़ जो है पानी के ऊपर तैरने लगता है, क्योंकि बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। और जिसका घनत्व अधिक होता है वो पानी में डूब जाता है, जिसका घनत्व कम होता है वो पानी में तैरने लगता है। तो यहाँ पर कहता है कि पानी में तैरने वाली वस्तुएं डैश तथा पानी में डूब जाने वाली वस्तुएं डैश होती है। तो पानी में तैरने वाली, पानी में डूबने वाली भारी होती है और पानी में तैरने वाली हल्की होती है। तो इसमें भरा जाएगा भारी और हल्की, ठीक है। और इसका देखिए, इसका आंसर भी दिया हुआ है, कोमल हो जाएगा पहला का, दूसरा का किरोसिन हो जाएगा, तीसरा का पारदर्शी, चौथा अपारदर्शी और 5वां हल्की और भारी, ठीक है। नीचे इसका आंसर दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए प्रश्न 4 की तरफ चलते हैं। प्रश्न 4 क्या है, ये सभी किताब का क्वेश्चन है, ये हमारा बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, सब किताब का क्वेश्चन है। और किताब ही लेकर आया हूँ आपके सामने। ACERT 6 क्लास 6 का क्लास 6 है और यह साइंस का चैप्टर है और सभी चैप्टर को हम बारी बारी से पढ़ रहे हैं, ठीक है। और एक ही वीडियो में आज सारा चैप्टर समाप्त कर देंगे आज हम।
चलिए प्रश्न 4 क्या है, सही विकल्प को चुनना है, सही विकल्प को चुनिए। निम्न में से कोमल पदार्थ है, अब देखिए कोमल पदार्थ कौन है, देखिए यहाँ पर चुनिए ना, यहाँ दिया हुआ है साबुन, रबर, लकड़ी, लोहा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ऑप्शन देखने से पता चल जाता है कि लकड़ी कोमल नहीं होता है, लोहा भी कोमल नहीं है, तो है कौन कौन भाई, यहाँ पर देखो रबर है, क्या है रबर है, क्या है रबर है, ये क्या है कोमल पदार्थ होता है। रबर क्या होता है कोमल पदार्थ होता है, क्योंकि रबर को जो खींचते हैं ना तो बहुत क्या है वो खींचने से वो क्या उसको लंबाई बढ़ जाती है, ठीक है, ये को है तो इसलिए क्या कोमल है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर, निम्न पदार्थ में चमक होती है, देखिए लोहा, तांबा, सोना होगा यहाँ पर, सोना लिखा गया, सोना, लकड़ी। देखिए चमक जो है ना यह किस में होता है, चमक जो है यह तांबा में चमक होती है, ठीक है, तांबा में चमक होती है। आप तांबा को देखिएगा ना तो बहुत चमकता है, ठीक है, तो तांबा में क्या होता है चमक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। निम्न में कौन कौन से पदार्थ जल के अलावा भी घोलक हो सकता है, देखिए कौन कौन पदार्थ जो है जल के अलावा भी घोलक हो सकता है, तेल, तारपीन का तेल, केरोसिन तेल, सरसों का तेल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा केरोसिन का तेल, ठीक है, केरोसिन का तेल ये क्या है, यह घोलक है, क्या है घोलक है, क्योंकि केरोसिन के तेल में हम दूसरे तेल को भी मिला सकते हैं, जैसे थिनर हुआ उसको आप केरोसिन में तेल में मिला सकते हैं, पेट्रोल हुआ इसको केरोसिन तेल में मिला सकते हैं, लेकिन आप सरसों के तेल में पेट्रोल को मिला सकते हैं, घोलक हो सकता है नहीं, वो दोनों एक साथ मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका केरोसिन तेल, ठीक है। केरोसिन तेल जल के अलावा भी, जल तो घोलक ही है, जैसे जल में चीनी मिलाते तो घुल जाता है, नमक मिलाते घुल जाता है, उसी तरह कुछ ऐसे भी तेल होते हैं जो घोलक के रूप में काम होता है, जो घोलक के रूप में होता है, तो यह होगा केरोसिन तेल, ठीक है। क्योंकि केरोसिन तेल में जब पेट्रोल मिलाते हैं ना तो वो मिल जाता है, पता ना चलता है कि कितना मात्रा में तेल है और कितना मात्रा में केरोसिन है, पूर्णतः पूरा मिल जाता है, ठीक है। तो केरोसिन तेल जो है ना यह भी एक घोलक के रूप में हो सकता है, ठीक है। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन पूछ रहा था यहाँ पर हमसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की ओर मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है कहलाता है। वह घोल जिसमें घुल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है क्या कहलाता है, संतृप्त घोल, असंतृप्त घोल, हल्का घोल, गाढ़ा घोल। तो क्या कहलाएगा, संतृप्त घोल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, संतृप्त घोल, वैसा घोल जिसमें घुल पदार्थ की और मात्रा घुलने की क्षमता नहीं होती है उसको कहते हैं संतृप्त घोल, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नहीं 5, क्वेश्चन 5, कैसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं या चीज़ें अस्पष्ट रूप से धुंधली दिखाई देती है कहलाती है। तो धुंधली रूप से जो दिखाई देता है उसको कहते हैं पारभासी। जैसे तेल लगा हुआ कागज़, तेल लगा हुआ कागज़ से आप किसी चीज़ को देखिएगा तो पूरा स्पष्ट दिखाई ना देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, आंशिक रूप से दिखाई देगा, इसलिए तेल लगा हुआ कागज़ जो है ना यह पारभासी का उदाहरण है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा पारभासी, क्या हो जाएगा, पारभासी हो जाएगा। इससे वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई ना देता है, धुंधली दिखाई देता है, ठीक है। तो हो जाएगा इसका आंसर क्या होगा, पारभासी, पारभासी हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर किसी चीज़ को हम अस्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं, आंशिक रूप से ही देख सकते हैं, उसको कहते हैं पारभासी, ठीक है। क्या कहते हैं, पारभासी। चलिए
तो इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो सारे क्वेश्चन हम पढ़ लिए हैं। क्वेश्चन 5 है, ये 5 जो है ना, ये क्या लिखता है कि प्लास्टिक से निर्मित वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ये सब मुझे ये सब परीक्षा में सब ऐसा टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछता है, क्योंकि ये लोअर क्लास का क्वेश्चन है। तो ये सब छोटे छोटे बच्चे को जब एग्जाम होती है स्कूल में, तो वहाँ पर ये सब लिखने के लिए क्वेश्चन देता है सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। लेकिन हम लोग को पढ़ना है कॉम्पिटिटिव टाइप क्वेश्चन, जो जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी क्वेश्चन को मुझे पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस पार्ट में जो भी क्वेश्चन था वो सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पर चलेंगे अब पार्ट 5 की ओर चलेंगे। पार्ट 5 की ओर चलेंगे। चलिए पार्ट 5 पढ़ते हैं। पार्ट 5 क्या है? पार्ट 5 जो है, पार्ट का नाम है पृथ्वीकरण। पृथ्वीकरण पार्ट का नाम है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनिए। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प को चुनिए। चलिए देखते हैं। प्रश्न 1 का क है, क्या है भाई? वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उन्हें कहा जाता है। उन्हें कहा क्या जाता है? उन्हें कहा जाता है घुलनशील पदार्थ। उन्हें क्या कहा जाता है? घुलनशील पदार्थ कहा जाता है। वे पदार्थ जो पानी या अन्य तरल पदार्थ में घुल जाते हैं उसको कहते हैं घुलनशील पदार्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, घुलनशील। चलते हैं अगले क्वेश्चन। यहाँ पर नीचे आंसर भी इसका दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, घुलनशील होगा। अब ख की तरफ चलते हैं। ख क्या है? ख है पदार्थ को अलग अलग करने की क्रिया कहलाती है। तो पदार्थ को अलग अलग करने की क्रिया यह कहलाती है, क्या कहलाती है? देखिए, पदार्थ को अलग अलग करने की क्रिया बाष्पीकरण भी कहलाता है, चूर्णना भी कहलाता है, छानना भी कहलाता है। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, सभी आंसर इसका हो जाएगा, सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। ग है, क्वेश्चन ग है। चलिए क्या ग कहता है? जल में अघुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाती है? जल में अघुलनशील एवं जल में से भारी कण बर्तन के पेंदे में जम जाने की क्रिया क्या कहलाता है? तो यह क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? थिराना कहलाता है। क्या कहलाता है? थिराना। क्या कहलाता है? थिराना कहलाता है। अब यहाँ चलते हैं क्वेश्चन नंबर घ की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर घ क्या कहता है? चलिए पढ़ते हैं। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम निथारना कहते हैं। क्या कहते हैं? निथारना। थिराने के बाद जमे हुए पदार्थ से जल या अन्य द्रव को अलग करने की क्रिया निथारना कहलाता है। क्या कहलाता है? निथारना। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न अंग है जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की क्रिया, अलग करने की कौन सी विधि होती है? चुनना, चालना, निथारना, क्रोमेटोग्राफी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चुनना। चुनना कहते हैं जब मिश्रित पदार्थ बहुत कम मात्रा में हो। ठीक है, जब किसी चीज़ में कोई चीज़ कम मिला हुआ है तो उसको हम हाथ से ही निकाल सकते हैं। जैसे चावल में थोड़ा पत्थर कंकड़ मिला हुआ है तो इसको हम हाथ से ही चुनकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब मिश्रण बहुत कम मात्रा में हो तो इसे अलग करने की विधि जो है चुनना कहलाता है। क्या कहलाता है? चुनना कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न 2 है। प्रश्न 2 है रिक्त स्थानों को भरिए। रिक्त स्थानों को भरने वाला है। चलिए भरते हैं। क्या कहता है प्रश्न? यहाँ प्रश्न कहता है कि गेहूं के दाने और भूसियों से अलग करने की विधि डैश कहलाती है। देखिए, गेहूं के दाने की भूसियों से अलग करने की विधि जो है यह आपका कहलाता है ओसाना। क्या कहते हैं? ओसाना कहलाता है। ठीक है, जब गेहूं जो होता है ना थ्रेशर में जब दौना जाता है उसको, ठीक है, तो गेहूं अलग गिरता है और भूसा अलग गिरता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ओसाना। क्या कहते हैं? ओसाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका क्या भरेगा? ओसाना। ओसाना कहते हैं। ठीक है, ओसाना।
यहाँ पर देखिए दूसरा है आपके सामने, दूसरा है ख, समुद्र के जल से नमक डैश विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। समुद्र के जल से नमक प्राप्त होता है, तो नमक प्राप्त डैश विधि द्वारा किया जाता है। भरने वाला क्वेश्चन, भरना है। बाष्पीकरण विधि द्वारा नमक को प्राप्त किया जाता है, बाष्पीकरण विधि से। जैसे समुद्र का पानी हम लेते हैं, ठीक है, और पानी को हम धूप में छोड़ देते हैं, तो पानी जो है धूप से वाष्पीकृत होकर के फिर ऊपर चला जाता है, और जो ठोस जो बचता है वही नमक होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, किस विधि से प्राप्त करते हैं? वाष्पीकरण विधि से, ठीक है। क्या किस विधि से? वाष्पीकरण विधि से। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा? वाष्पीकरण। क्या हो जाएगा? वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? अब देखिए यहाँ कह रहा है कि चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया छानना कहलाता है। क्या कहलाता है? छानना कहलाता है, ठीक है। जैसे चाय बनाते हैं तो उसका जो बीज जो बचता है ना, उसको हम क्या करते हैं? चालते हैं ना, छानते हैं ना किसी चीज़ से, तो उसको क्या कहेंगे? हम छानना कहते हैं। क्या कहते हैं? छानना। यानी चाय की पत्तियों को चाय से अलग करने की क्रिया छानना कहलाता है। क्या कहलाता है? छानना। तो इसका आंसर हो जाएगा छानना, ठीक है। क्या कहलाता है? छानना कहलाता है। अब यहाँ पर कि क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयाँ डैश करने में किया जाता है। तो क्रोमेटोग्राफी का उपयोग पेड़ पौधे में पाई जाने वाली दवाइयाँ को अलग करने में किया जाता है। क्या भरा जाएगा इसमें? अलग भरा जाएगा, ठीक है। यानी